Hello my dear friends and students, once more welcome to my YouTube channel English Max। आज हम लोग करने जा रहे हैं CGL का 2020 का 5वां सेट, ठीक है। और अभी मल्टीटास्किंग का भी MTS का भी आ चुका है नोटिफिकेशन, और आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। एक ही एग्ज़ाम की तैयारी में सारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे भाई। मल्टीटास्किंग के कोई अलग क्वेश्चन, कोई अलग नोट्स या CHSL के कुछ अलग या CGL के कुछ अलग नहीं होते। SSC में आप एक CGL का लेवल लेके चलिए, सारे एग्ज़ाम की वही तैयारी हो जाती है, उसी में सब कवर हो जाएगा। आप ये सोचते हैं कि CGL की अलग और CPO की अलग और CHSL की अलग और मल्टीटास्किंग की अलग करेंगे, तो ये बेवकूफ़ी है। एक तैयार करिए, सारे की सारी प्रैक्टिस करिए। हम इसे 2 तो करा ही रहे हैं, मल्टीटास्किंग की भी स्टार्ट कर लेंगे अभी। फिलहाल CGL जितने भी करा रहे हैं सब के सब करिए। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तब भी CGL का प्रैक्टिस करिए, CGL कर रहे हैं तो मल्टीटास्किंग की भी प्रैक्टिस करिए। आपको क्वेश्चन से मतलब है ना, क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे उतना एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, आपकी स्किल बढ़ती चली जाएगी। नॉलेज से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है ना इन सब एग्जाम्स में। चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग करने चल रहे हैं 2020 टीयर 1 का 5वां सेट। 4 सेट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और अब ये 5वां सेट करने जा रहे हैं। और हाँ, इसके पहले आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मैंने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, वो ज़रूर देख लीजिएगा। देख ही लिए होंगे, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल मुझे, आपने देख ही लिया होगा। और उसके जो प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन में भी पार्टिसिपेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वोकैब इस बीच में थोड़ा वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काम करने लगे और आपकी थीमेटिक वोकैब पर, इसी वजह से थोड़ा आपका ये सेशन लेट हो गया इस बार, ठीक है। तो जो कर रहे थे वो भी आप ही लोगों के लिए कर रहे थे, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज ये 5वां सेट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और ये क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शायद पूरा क्वेश्चन आ गया। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें एरर की बात है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक पार्ट में कोई एरर है, तो ये एरर उठाते हैं हम लोग। लिखा है वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, वुड यू लाइक, ये लिखा है वुड यू लाइक, ध्यान रखिएगा, वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विद योर कॉफ़ी सर, आस्क्ड द वेटर, वेटर ने पूछा। तो वुड यू के बाद क्या लाइक्ड लगता है? वुड एक मॉडल वर्ब है भाई। वुड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। इज दैट क्लियर? तो वुड के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है तो ये लाइक्ड कैसे लगेगा? यानी कि ये वुड यू लाइक्ड में लाइक्ड गलत है, आपकी एरर किस में है? एरर आपकी है ए में। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि आप साइनोनियम बताइए किसका? रिजुविनेट का, ठीक है। रिजुविनेट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज़ पुरानी हो गई है, उसको फिर से उसकी मरम्मत करके फिर से उसको रिवाइव कर देना। रिजुविनेट, रिजुवेनाइल किससे वर्ड बना है? ये जुवेनाइल से बना हुआ है, ठीक है। ये वर्ड होता है जुवेनाइल। जुवेनाइल वर्ड यूज किया जाता है किसको? किशोरों के लिए यूज किया करते हैं या युवा के लिए यूज किया जाता है। जुवेनाइल कोड, जुवेनाइल क्राइम, मतलब जो अंडर 18 है उनके लिए। और जब किसी चीज़ को आप रिजुविनेट करेंगे मतलब फिर से उसको नई ऊर्जा, नई एनर्जी से भर देंगे। इसको आप रेनोवेशन भी, मान लीजिए कोई थिंग है, मकान है, तो उसको रेनोवेशन के सेंस में भी कर सकते हैं। आदमी है तो री एनर्जाइज के सेंस में कर सकते हैं, रिवाइटलाइज के सेंस में कर सकते हैं। तो वो होता है रिजुविनेट, मतलब एक तरह से थक गए हैं और उसको आप रिफ़्रेश कर लीजिए। आप थक गए हैं तो रिफ़्रेश हो जाइए, फिर से थोड़ा तरोताज़ा हो जाइए। तो रिजुविनेट का जो साइनोनियम होगा, रिसेट तो होगा नहीं, रिटेल मतलब फिर से कहना भी नहीं होगा, रिटेक भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रिफ्रेश होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2 का डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पेसिमिस्ट पहला ही वर्ड गलत है, क्योंकि पेसिमिस्ट की जो स्पेलिंग होती है PESSI होती है, ठीक है। PESSI होगी, MIST, ठीक है। तो पेसिमिस्ट में SSI होगा, यहाँ SSY लिखा हुआ है, वही स्पेलिंग गलत है, बाकी सबकी ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? ए हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको यूज करना है। सेंटेंस क्या दिया है, अ लार्ज बेडरूम फॉर नंबर ऑफ पीपल इन स्कूल और इंस्टीट्यूशन। कोई स्कूल हो, कोई इंस्टीट्यूशन होता है तो उसमें एक बड़ा सा हॉल होता है, ठीक है, एक बड़ा सा हॉल होता है और उसमें बहुत बड़ा बेडरूम होता है, एक लार्ज बेडरूम, मतलब इतना बड़ा सा बेडरूम होगा और उसमें ढेर सारी ऐसे बेड पड़े रहते हैं, कई सारे हॉल टाइप का होता है, वहाँ ढेर सारे बेड पड़े रहते हैं और ढेर सारे लोग एक साथ आराम करते हैं वहाँ पे। तो उसको हम लोग कहते क्या हैं? देखिए, असेंबली में बेड से कोई लेना देना नहीं है। क्रेच क्या होता है? शिशु घर होता है। आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे, क्रेच होता है, तो क्रेच को क्या कहते हैं? शिशु घर। शहरों में ऐसे माँ बाप जो मदर फादर दोनों लोग अगर जॉब करते हैं तो अपने छोटे बच्चों को क्रेच में छोड़ जाते हैं, ये लोग यहाँ पर बच्चे की देखभाल करते हैं, तो इसको क्रेच कहते हैं। हॉस्टल आप जानते ही हैं। अब डॉर्मेट्री आई। डॉर्मेट्री आजकल बड़े बड़े ऑफिसों में और बड़े बड़े कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में डॉर्मेट्री बनाई जा रही है। डॉर्मेट्री का मतलब क्या होता है कि दोपहर का खाना खाने के बाद, एक बार मैंने किसी पेपर के डिस्कशन में एक बात बोली थी, एक वर्ड होता है सिएस्टा। सिएस्टा क्या होता है? जो दोपहर में लंच करने के बाद तो आधे घंटे 15 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं, उसी को सिएस्टा कहा जाता है, ठीक है। तो वही दोपहर का सिएस्टा लेने के लिए डॉर्मेट्री बनाई गई होती है। अब ये नया ट्रेंड चल रहा है बड़े बड़े ऑफिसों में, खासतौर से कारपोरेट में ऐसा चल रहा है। सरकारी वाले में तभी नहीं लागू हुआ, लेकिन बड़े बड़े आईएएस वगैरह के ऑफिसों में ये होता है, एक डॉर्मेट्री बनी होती है। वहाँ दोपहर का नाश्ता करने के बाद वो लोग थोड़ी देर के लिए लेटते हैं और ढेर सारे लोग भी एक साथ होते हैं, बड़ा हॉल होता है। और मतलब पर्सनली किसी ऑफिस से अटैच्ड भी बनवा सकते हैं और कॉमन भी बनवा सकते हैं, तो उसको डॉर्मेट्री कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा? वो होगा डॉर्मेट्री, आपका आंसर जो हुआ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है ग्रामेटिकल एरर। वैसे भी जब आप ये स्लैश देखते हैं तो अंदाज़ा लग जाता होगा कि हाँ, ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। अच्छा देखिए, कोई भी ऑप्शन नो एरर का नहीं है, ध्यान रखिएगा। नो एरर का नहीं है तो इसका मतलब एरर तो है ही इसमें कहीं ना कहीं। अब ढूंढिए, द सुपरवाइजर वांटेड टू नोन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। अच्छा आप ये बताइए, टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। ये कितनी बार? 99% तो यही यूज की जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि टू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, लेकिन ये टू इन्फिनेटिव वाला टू नहीं होता। ये टू जो होता है ना, किसी फ्रेज के साथ अटैच होता है, तब इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगती है। अगर इन्फिनेटिव वाला टू है तो इसके बाद हर हाल में फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, फिर यहाँ कोई और फॉर्म नहीं आ सकती है। तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये बात तय हुई, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो वांटेड टू के बाद ये नोन लिखा हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये गलत है। तो होना क्या चाहिए? ये वांटेड टू के बाद नोन ना ही होना चाहिए था, वांटेड टू नो होना चाहिए था। क्लियर हो गई बात? तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। और आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जल्दी ही हम वर्ब फॉर्म पर एक वीडियो बनाने वाले हैं। किस पर? वर्ब फॉर्म और वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पर, ठीक है। वो जल्दी ही बनाएंगे, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बनाया है ऐसे ही उसकी भी बनाएंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम के पहले ही मिल जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा सेगमेंट वर्ब का पूछा जाता है वो है वर्ब फॉर्म का। और आपके एग्ज़ाम के पहले कोशिश करूँगा कि वर्ब फॉर्म आप लोगों को एक बार रिवीजन करा दूँ और उसकी प्रैक्टिस भी करा दूँ। देखूँ मैं कितना कामयाब हो पाता हूँ, कोशिश तो रहेगी मेरी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है कुछ, तो अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब इस अंडरलाइन किए हुए पोर्शन में क्या कोई गलती है, क्या इसकी जगह पर कुछ दूसरा हमें लगाना है। अगर गलत है तो इम्प्रूव होगा, अगर गलत नहीं है तो इम्प्रूव नहीं होगा। चलिए पढ़ के देखते हैं कि इफ़ देयर इज एनी मिस्टेक डज इट नीड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज। शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर। अरे यार, आदतन हम उसको सही पढ़ गए और लिखा है वन इन द, ठीक है। तो आपको लग गया होगा कि गलती कहाँ पर है। क्लियर, बात समझ में आ गई? ठीक है। शोले इज वन इन द मोस्ट पॉपुलर हिंदी मूवीज, ठीक है।
तो वन इन द मोस्ट पॉपुलर होगा या वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होगा। ऑप्शन देखें कौन कौन से मिलते हैं। इज वन इन द मोर पॉपुलर नहीं होगा, मोस्ट पॉपुलर ही होना चाहिए। और इज इन द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। जो यहाँ पे हम लोगों को इम्प्रूवमेंट अवेलेबल मिल रहा है उसमें अगर हो पाता है तो ठीक है, वरना गलती तो मिल गई हमको फिलहाल। तीसरा ऑप्शन देखें, शोले इज इन द मोस्ट पॉपुलर मूवीज, शोले इज इन द मोस्ट पॉपुलर मूवी, ये ठीक नहीं बन रहा है, यहाँ होना चाहिए वन ऑफ द, लगाना ही चाहिए था। अब चलिए ये वाला देखते हैं कि शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, हाँ ये मिला हमको, यही तो पढ़ते समय मेरे मुंह से पहली बार में निकला था। शोले इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मूवीज, वन इन द मोस्ट पॉपुलर नहीं होता, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, डी, ठीक है। चलिए सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द लगता है, वन इन द नहीं लगता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या कह रहा है, मुझे लग रहा है थोड़ा ज़्यादा नीचे तक आ गया, अब ठीक है, यहाँ से करते हैं। तो लिखिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यहाँ क्या हुआ, फिर एक देखिए यहाँ पर, अरे यार यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि वही जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, अंडरलाइन पोर्शन में अगर कोई गलती है तो हमें उसको इम्प्रूव करके देखना है, अगर क्वेश्चन अवेलेबल ऑप्शन अवेलेबल होता है तो। चलिए पढ़ते हैं। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट, ये हो गया। मच ऑफ द ट्रूथ अबाउट द मिस्टीरियस डेथ ऑफ हर पेट वाज नॉट रिवील्ड, देखिए वाज के साथ रिवील्ड पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। हमें ये चेक करना है कि क्या वाज ठीक है। अब ये देखना है कि क्या रिवील नहीं हुआ, क्या नहीं रिवील हुआ, ट्रूथ नहीं रिवील हुआ। ट्रूथ के पहले लगा है मच, मच क्या हुआ, अमाउंट के लिए, मच ऑफ द ट्रूथ ये क्वांटिटी में आ गया, ट्रूथ वैसे भी नंबर में नहीं आएगा, तो इसके लिए वाज लगा है, तो फिलहाल ठीक है, इसमें तो मुझे कोई गलती नज़र नहीं आ रही है। अगर कोई गलती नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए हमको, नो सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो 7 का हो गया सी। आगे बढ़ते हैं 8 पे। 8 में कह क्या रहा है कि आपको जंबल्ड ऑर्डर में सेंटेंस मिलेगा, आप उसको अरेंज करना है आपको, ठीक है, वो रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। तो आ गए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पढ़ लेते हैं कि क्या करना है इसमें। ए में देखिए लिखा हुआ है दिस, मैंने आपको पहले ही बताया था इस तरह के क्वेश्चन हमें कैसे करने होते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे करने, ज़्यादा ऊपर हो गया, ठीक है। अब आइए, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है दिस, तो मतलब दिस अवेयरनेस, किसी अवेयरनेस के पीछे जोड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिखा दीज डेज, मतलब आजकल, इन दिनों, पीपुल आर मोर अवेयर, यही तो अवेयर है, ठीक है। ये मतलब बी के बाद ए जोड़ेगा, यार एक बात तो पक्की हो गई, ये दिस अवेयरनेस, और बी में लिखा है अवेयर रहने के बाद, तो बी के बाद ए लगेगा, एक चीज़ तो हमें पक्की लग गई। अब देखते हैं कि बी के बाद हमें ए कहाँ कहाँ मिल रहा है। बी के बाद ए कहाँ मिल रहा है, बी के बाद ये एक यहाँ मिल रहा है, बी के बाद एक यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों तो काट दिया हमने। बी के बाद ए, अब ये देखना है कि सी सही होगा या डी सही होगा, तो सी डी डी सी में कौन पहले आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। आगे लिखा हुआ है कि सी में लिखा इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा सम प्रिफर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट्स टू, यहाँ टू आ गया, और आ गया के अलावा, इन एडिशन टू, इसका मतलब हमें कुछ इसके पहले लेना है। इट इज एडवाइजेबल बट वन शुड कंसल्ट अ ट्रेनर डॉक्टर बिफोर कंज्यूमिंग सच हेल्थ सप्लीमेंट्स, सच हेल्थ सप्लीमेंट्स। अब हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात और कहाँ पे हुई है, हेल्थ सप्लीमेंट की बात हुई है सी में। तो अब ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो बी के बाद ए हुआ था, तो जरा ए में देखिए क्या लिखा हुआ है। बी में देखिए लिखा है कि इन दिनों हेल्थ के लिए लोग थोड़ा अवेयर ज़्यादा हो रहे हैं, ये अवेयरनेस लोगों को मोटिवेट कर रही है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। अब फिजिकल एक्सरसाइज के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा कि इन्होंने कहा कि फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा, इन एडिशन टू फिजिकल एक्सरसाइज, ये फिजिकल एक्सरसाइज ए वाली सी के साथ जुड़ जा रही है। ए वाले के साथ क्या जुड़ा, देखो ए वाले के साथ जुड़ रहा है सी, और ए वाले के पहले क्या जुड़ा, बी, ठीक है।
सी में है फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा कुछ लोग हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे हैं। और डी में कह रहे हैं कि कोई भी हेल्थ सप्लीमेंट लेने के पहले अपने ट्रेनर या अपने डॉक्टर से राय जरूर लेनी चाहिए। यानी कि डी वाला जो होगा वो सी के बाद होगा, तो BACD का ऑर्डर आया और BACD किस में है, सी में है। क्लियर हो गई आपको ये अरेंजमेंट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर एक बार अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं ना, अरेंजमेंट स्टेटमेंट छोड़ के। चलिए यहाँ कह रहे हैं कि देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन्स। अब सेकेंडरी रीजन की बात आई। सेकेंडरी रीजन का मतलब हम प्राइमरी रीजन की बात पहले करेंगे तब सेकेंडरी रीजन की बात करेंगे। तो देखते हैं कि एक किसको फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए एक प्राइमरी ड्राइवर लिखा हुआ है, हमको ऐसे दिख ही गया तो हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है। सेकेंडरी देख रहे थे, नीचे ए लिख रहे थे, तब तक हमको प्राइमरी नज़र आ गया। अब प्राइमरी नज़र आ गया तो क्या करें, हमारी आँखों की ही गलती है ना, तो आँखों की गलती में हमारा कोई दोष नहीं है। तो सी के बाद ए होगा, ये हमको पक्का लग गया। तो सी के बाद ए देखते हैं कहाँ कहाँ। यहाँ सी के बाद ए है नहीं, यहाँ सी के बाद ए है नहीं, यहाँ सी के बाद ए है नहीं, एक ही में सी के बाद ए है। हमारा आंसर लग चुका। फिलहाल आप लोगों की तसल्ली के लिए मैं पढ़ देता हूँ इसको, ठीक है। तो देयर आर मेनी, यहाँ देखिए देयर आर मेनी सेकेंडरी रीजन्स एज वेल along with the increasing levels of carbon। दूसरा लिखा है द टर्म इज यूज। द टर्म किसके लिए ये टर्म यूज किया गया है, ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये फॉलो करेगा, देखें बी किसको फॉलो करेगा, ठीक है। द टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब नेचुरल अननेचुरल राइज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए लगा होगा। सी में लिखा है इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्राइमरी इज द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, तो ये कारण पे आ गए। डी में लिखा ग्लोबल वार्मिंग इज द सिंगल बिगेस्ट थ्रेट टू लाइफ ऑन अर्थ टुडे। तो हमारे सेंटेंस की शुरुआत ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से शुरू हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग ये जो टर्म है उसी की बात कर रहे हैं किसमें, बी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर हाल में डी के बाद बी लगाना था। दो पेयर मिले हैं, डी के बाद बी लगाना है, सी के बाद ए लगाना है। तो DBCA यही हमको मिल रहा है और कहीं मिल नहीं रहा है, तो आपका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। हो गई बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह क्या रहा है, ये इनडायरेक्ट में बनाना है। द टीचर सेड मैन इज मार्टल। बच्चा इसमें कुछ करना ही नहीं है। टीचर सेड मैन इज मार्टल यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक, मैन इज मार्टल यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अभी टीचर सेड के बाद केवल दैट लगा दो बस, और कुछ चेंज मत करना। चलिए ढूंढ लेते हैं। इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। द टीचर इंस्ट्रक्टर, ये मैन वाज लगा हुआ, ये तो होगा नहीं। ये मैन वाज लगा है, ये मैन वर लगा है, बा हो गया काम खत्म। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं जी। कभी कभी तो ऐसे ही क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ी सी बुद्धि की ज़रूरत है। देखिए आपको, आपके पास कितनी नॉलेज है एग्ज़ाम में ये नहीं काम आता उतना, आप कितने बुद्धिमान हैं, आपकी स्मार्टनेस कैसी है, आपकी IQ क्या है, आप कितने लॉजिकली वहाँ सोच पा रहे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन करने में क्या था, हमने सेंटेंस देखा वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसका मतलब इसका आवाज़ नहीं बनेगा। 3 ऑप्शन देखे, ये 3 ऑप्शन देखते ही देखते कट गए, कुछ नहीं पढ़ा था, एक ही में इस लगा हुआ है, इसका मतलब यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे साइनोनियम, ये देखना होता है कि साइनोनियम है या एंटोनियम है, वरना कोई क्वेश्चन देखे तो पता चल गया था। साइनोनियम बताना है किसका, कियाओस। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो, हर किसी का अलग अलग होता है, बचपन से जो आदत पड़ी है वही होगा। कियाओस हम यही बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या होता है ना, डिसऑर्डरलीनेस। कियाओस क्या होगा, डिसऑर्डरलीनेस। डिसऑर्डरलीनेस का मतलब क्या हो गया, अरे मतलब अव्यवस्था, जब कुछ सब कुछ सिस्टमेटिक नहीं होता उसी को कहते हैं। तो इसका साइनोनियम क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। बात समझ में आ गई, ये क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि फ्यूजन तो होगा नहीं, ना टेंशन होगा ना डर्ट होगा, होगा कन्फ्यूजन ही, मतलब सब कुछ डिसऑर्डरली है, मिसमैनेज्ड है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। करना क्या है, इसमें ज़्यादा जूझने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए, ठीक है। अब द जज वाज नियरली डैश सो द प्रोग्रेस वाज स्लो, ठीक है। द जज, अरे सॉरी गलत पढ़ दिया भाई मैंने,
जंगल है जज नहीं है, आंखों को धोखा हुआ। तो जंगल वाज नियरली डैश, जंगल क्या था, कैसा था कि प्रोग्रेस वाज स्लो, मतलब जो तरक्की है, प्रोग्रेस है, वो बहुत धीमी हो रही थी। तो यहाँ कोई नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, थोड़ी मुश्किल वाला लाने वाला। तो अब ये भैया जंगल इमॉर्टल तो होगा नहीं, इमॉर्टल सजीव हो सकता है। अब इममटेरियल भी नहीं होगा, जंगलवाद इममटेरियल, यहाँ इममटेरियल का कोई मतलब नहीं है। वैसे इममटेरियल का मतलब होता क्या है, महत्वहीन। ठीक है, अगर कहीं आ गया कभी तो याद रखिएगा, इममटेरियल का मतलब महत्वहीन हो गया। इमोबाइल का मतलब गतिहीन, अब जंगल गतिहीन, गतिशील थोड़े होगा। इमॉर्टल, इममटेरियल और इमोबाइल का यहाँ कोई मतलब है वह नहीं। अब इम्पेनिट्रेबल आपको अगर मतलब नहीं भी आता तब आप ये भी है तब भी यही लगाएंगे, क्योंकि ये तीनों नहीं लग रहे हैं। तो चौथे का मतलब नहीं भी पता तब भी आप लगा लीजिए। वैसे इम्पेनिट्रेबल का मतलब क्या होता है, हिंदी में एक शब्द होता है अभेद्य। अभेद्य क्या मतलब क्या होता है, जिसको भेद कर आप उस पार नहीं निकल सकते। ठीक है, दैट विच कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, जिसको आप पार न कर पाएँ, जिसको आप भेद न पाएँ, वो होता है अभेद्य। जैसे किला वगैरह, दुर्ग वगैरह होता है अभेद्य दुर्ग, इम्पेनिट्रेबल फोर्ट। वैसे ही जंगल क्या है, इम्पेनिट्रेबल था, इसीलिए प्रोग्रेस स्लो थी या प्रोग्रेस नहीं हो पा रही थी। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 12 एंड इट्स आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वंस मोर, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है जरा बताइएगा। रेक्लूज स्पेलिंग सही है, क्वेश्चन नंबर 13। रेक्लूज की स्पेलिंग क्या है, सही है। प्रोफ्यूज की भी स्पेलिंग सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, रेक्लूज क्या होता है, सन्यासी होता है, साधु होता है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में। वर्चुअस का मतलब क्या होता है, वर्चू से बना हुआ है, सद्गुणी गुणवान होगा। लग्जरियस गलत हो गया, क्योंकि लग्जरी में स्पेलिंग होती है LUXURY, वाई में जब OUS लगाएंगे तो वाई हट के IOUS हो जाता है। क्या होता है, RIOUS हो जाता है, और यहाँ RI के बाद AUS लगा हुआ है। तो इसमें जो स्पेलिंग गलत हुई वो किसकी निकली, लग्जरियस की स्पेलिंग गलत है, RIOUS होगा, AUS नहीं होता। ठीक है, तो इस आंसर, इसमें क्या आंसर हुआ, D। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए खाली जगह भरनी है, पढ़ते हैं। आई रीड सम डैश ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, आई रीड सम डैश ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर सेल ऑन द इंटरनेट बिफोर आई कॉल द एजेंट, मतलब एजेंट को बुलाने के लिए इंटरनेट पर हमने उन प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ पढ़ा। तो प्रॉपर्टीज का क्या पढ़ा, कुछ प्रॉपर्टी वगैरह खरीदनी रही होगी, तो इन्होंने पढ़ा है। तो प्रॉपर्टीज की स्पेसेस ऑफ प्रॉपर्टी, या डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्रॉपर्टी, या मोनोलॉग्स ऑफ प्रॉपर्टी, या आर्गूमेंट्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के स्पेसेस नहीं होते, प्रॉपर्टी के मोनोलॉग नहीं होंगे, प्रॉपर्टी के आर्गूमेंट नहीं होते। मोनोलॉग किस में होते हैं, ड्रामा में होते हैं, जब एक एक्टर अकेले बोलता रहता है दूसरा सुनता रहता है, तो वो मोनोलॉग ड्रामा में होता है, प्रॉपर्टी का नहीं होता। आर्गूमेंट लोगों के बीच में होते हैं, प्रॉपर्टी का कोई आर्गूमेंट नहीं होता। प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए हम लोग 14 क्वेश्चन कर चुके। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। एक इडियम दिया हुआ है टू द नाइन्स। टू द नाउन्स का मतलब क्या होगा, देखिए इस टू द नाइन्स का मतलब जो होता है, जो अर्थ होता है, वो होता है परफेक्शन की सीमा तक। क्या होता है, टू द नाइन्स का मतलब क्या हुआ, परफेक्शन की सीमा तक, टू द लिमिट्स ऑफ परफेक्शन। तो यहाँ जेलस तो होगा नहीं, ये परफेक्शन यही होगा। टू ग्रेट डेप्थ भी नहीं होगा और टू बी एग्जाल्टेड भी नहीं होगा, होना क्या चाहिए, टू द परफेक्शन। आपका आंसर हुआ बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कह रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह, टिपिकली विद व्हीकल और एनिमल, जो जानवरों या व्हीकल के साथ निकलते हैं, ट्रेवलिंग टुगेदर, मतलब जानवर वगैरह व्हीकल वगैरह लेके पूरा का पूरा कबीला एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किया करता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कारवां, हिंदी में कहते हैं काफिला। ये सर्कस नहीं है,
ये ग्रुप ऑफ पीपुल ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे हैं, खाली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं। तो सर्कस नहीं है, ट्रूप सेना का होता है, ये होगा नहीं। गैंग डाकुओं का होता है, ये होगा नहीं। अच्छा, गैंग डाकुओं का भी होता है और वर्कमैन का भी होता है, जो काम करते हैं लेबर वगैरह, उनका भी होता है, वर्कमैन का भी गैंग होता है, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर मिला वो क्या हुआ, कारवां, लोगों का काफिला होगा, ठीक है। चलिए अब रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17? मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम लेना है आपको। एंटोनियम किसका लेना है? हार्मोनी का लेना है। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? भाईचारा, बंधुत्व। हार्मोनी का मतलब आप कह सकते हो ब्रदरहुड, ठीक, आप कह सकते हो फ्रैटर्निटी, फ्रैटर्निटी भाईचारा। और बड़ा ही एमिकेबल माहौल होता है, बड़ा ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जब हो जाता है तो उसको कहते हैं हार्मोनी। सबका सबसे प्रेम सौहार्द, ठीक है, ये सब बना रहता है, हार्मोनी होती है। कंकार्ड हो जाता है सबके साथ, ठीक है, तो कंकार्ड होगा। कंकार्ड क्या होगा? इसका साइनोनियम हो जाएगा। एमिटी हो सकता है, एमिटी का मतलब भी होता है वही हार्मोनी। और एक्कार्ड है, एक्कार्ड भी साइनोनियम है जी, तो बड़े साइनोनियम लगा रखे हैं। कन्फ्लिक्ट हो जाता है, टकराव, यही एंटोनियम होगा इसका, ठीक है। तो इसमें 3 सिनोनियम दिए हैं, हार्मोनी का ये भी सिनोनियम, ये भी सिनोनियम, ये भी सिनोनियम, और ये इसका क्या हो गया? एंटोनियम हो गया। अरे एंटोनियम ऐसे होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन नंबर 18? आपको एंटोनियम लेना है किसका? इलेटेड का। 18 में इलेटेड का एंटोनियम। एंटोनियम इसका एलेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न। कोई व्यक्ति क्या हो गया? बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गया, मतलब ओवर जॉयड, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली हैप्पी होगा तो थ्रिल्ड हो सकता है, ठीक है। एक्साइटेड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा जोश में आएगा, हालांकि एक्साइटेड उसका सिमिलर नहीं है, लेकिन ये काम चलाऊ है। डिप्रेस्ड का मतलब दुखी हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। प्राउड का मतलब घमंडी, ये कोई रिलेशन नहीं है इसका। तो डिप्रेस्ड मतलब क्या हुआ? दुखी, उदास, खिन्न, ऐसे हो जाता है, तो डिसअपॉइंटमेंट में आएगा। ये सी वाला यही होगा जो इलेटेड का एंटोनियम हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में करना क्या है? पैसिव वॉइस बनानी है। किसकी बनानी है? देखिए, द पोस्टमैन हैड डिलेड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। आप जानते हैं हैड, हैव या इन सब के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है तो हम लोग पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करते हैं? हैड के साथ बीन यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो ढूंढो हैड बीन, यहाँ है हैड बीन डिलेड, ठीक है, ये वाज डिलेड है, ये होगा नहीं। हैड बीन डिलेड ये हो सकता है, ये हैड डिलेड है, ये नहीं होगा। 2 ऑप्शन बच रहे हैं आपके पास, ए वाला और सी वाला। तो द पोस्टमैन हैड डिलेड, तो पोस्टमैन हैड डिलेड, सब्जेक्ट तो पीछे जाना चाहिए था, ये गलत हो गया। क्या डिले हुआ? लेटर हैड बीन डिलेड, तो आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। चाहे पूरा उतना पढ़ने की क्या जरूरत है ना, आप आंसर काटना सीखो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसमें ये गलती, इसमें ये गलती, इसमें ये गलती, हो गया आपका आंसर। 3 गलत निकल गए, 1 सही निकलेगा, ठीक है। ऐसे में एकदम परफेक्ट निकलता है, फिर उसमें नेगेटिव मार्किंग होने का कोई डर नहीं रहता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक इडियम दिया हुआ है, उसका आपको मतलब बताना है, एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है किसी का बहुत प्यारा, बहुत दुलारा, किसी का बहुत नियर एंड डियर, आंखों का तारा। आ हा हा, ये वर्ड मिला, इसको कहते हैं, इतनी देर में ये बात समझ में आई। आंखों का तारा, जैसे कि उनका बेटा उनकी आंखों का तारा है, तो हिज सन इज एप्पल ऑफ हिज आई, ठीक है। आंखों का सेब मत समझना, वो आंखों का तारा है। तो चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? आंखों का तारा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या हो सकता है। समवन वेरी प्रीशियस या डियर, ठीक है, प्रीशियस लेकिन के साथ डियर भी लिखा हुआ, तो ये हो सकता है आंखों का तारा। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है। समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट नहीं है। समवन हु बिहेव्स, ये भी नहीं होगा। हु प्लेज विद स्पोर्ट, ये भी नहीं होगा। अब यही है, प्यारा, दुलारा, तारा, यही होगा। आपका आंसर क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 21। पैसेज पढ़िए, पहले पैसेज, ठीक है।
इट इज़ एसेंशियल टू फॉर्म लिंक बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड स्किल डैश, यहाँ लगना है। तो फॉर्मल एजुकेशन और स्किल डैश के बीच लिंक निकालना ज़रा कठिन काम है कि फॉर्मल एजुकेशन और स्किल डैश में लिंक क्या होगा, ये निकालना मुश्किल है थोड़ा। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी और पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट स्किल्स होती हैं, आर द डैश रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सेक्टर। आज हर सेक्टर में सबसे पहली ज़रूरत हो गई है मल्टी डिसिप्लिनरी और पर्सनैलिटी इन्हेंसमेंट स्किल। चलिए आगे। मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग डैश इन हायर एजुकेशन टू कोरिलेट एकेडमिक्स। बहुत सारे रिफॉर्म किए जा रहे हैं हायर एजुकेशन में एकेडमिक्स को इससे कोरिलेट करने के लिए। कोरिलेट एकेडमिक्स टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर, तमाम सर्विस सेक्टर से एजुकेशन को कोरिलेट करने के लिए, एकेडमिक एजुकेशन को कोरिलेट करने के लिए डैश डैश किया जा रहा है। आगे लिखा है इनोवेटिव मॉडल्स, इनोवेटिव मतलब नए नए सुधार वाले, इनोवेटिव मॉडल्स कैन हेल्प टू डैश, ठीक है, द वेरी नीड्स ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग भरते हैं। पहले वाले में क्या होगा, यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात हुई है, ठीक है ना। पूरे में तमाम उपाय के इन्होंने कहा था कि अब हर जगह जहाँ भी जॉब वगैरह की ज़रूरत होती है वहाँ स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है और स्किल डेवलपमेंट के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा पैसेज इसी मूड का है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे है। तो स्किल डेवलपमेंट में है तो जो हमारा पहला ऑप्शन है यहाँ क्या होगा, फॉर्मल एजुकेशन और स्किल डैश। स्किल डैश में स्किल मैच्योरिटी होगी कि स्किल डेवलपमेंट होगा कि स्किल राइपनिंग होगी कि स्किल प्रोग्रेस होगी। जाहिर बात है स्किल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। चलिए आ जाओ 22 में। 22 क्या कह रहा है, 22 यहाँ लगा है। देखिए क्या कह रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट स्किल्स आर डैश रिक्वायरमेंट। डैश रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, जरूरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट, मुख्य ज़रूरत, हर सेक्टर की मुख्य ज़रूरत है। तो मुख्य ज़रूरत के लिए आप क्या वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं, क्या चुनेंगे। मुख्य ज़रूरत के लिए डोमेस्टिक ज़रूरत लगाएंगे, एक्सटर्नल ज़रूरत लगाएंगे, एसेंशियल ज़रूरत लगाएंगे या नीडलेस लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट एसेंशियल होगी, तो इसमें क्या हो गया, सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, ये तो हर सेक्टर के एसेंशियल ज़रूरत हो गई। मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग डैश इन हायर एजुकेशन, मतलब इसको एकेडमिक्स को इससे कोरिलेट करने के लिए नए नए सुधार डैश किए जा रहे हैं। नए नए सुधार इम्प्रूव किए जाएंगे। जब यहाँ सुधार लिखा, रिफॉर्म लिखा है तो इम्प्रूव लिखने की क्या ज़रूरत है। नए नए सुधारों को इम्प्रूव किया जा रहा है, नहीं, नए नए सुधारों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये होगा। रिलेटेड और सेटल्ड नहीं होगा, नए नए सुधारों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में ये फिलर है, ठीक है ना। अब ये आ जाइए 24 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं मेनी रिफॉर्म्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन टू कोरिलेट टू द डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो क्या करोगे, वेरियस सेक्टर, सर्विस सेक्टर की क्या है, ऊपर यहाँ बता दिया था रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सेक्टर। देखिए अब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अब थोड़ा सा पीछे चले जाइए। ये लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी सेक्टर और यहाँ क्या कह रहे हैं, डैश ऑफ वेरियस सर्विस सेक्टर। तो यहाँ भी तो रिक्वायरमेंट ही आना चाहिए। आ जाओ, अर्जेंसी, चार्ज, ड्यूटी, नीड हो गया रिक्वायरमेंट के सेंस में। आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। आगे बढ़िए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत आसानी होती है, कुछ तो आधा तो इसे खुद ही दिए रहते हैं। आगे लिखा इनोवेशन मॉडल कैन हेल्प टू डैश द वेरियस नीड्स स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर। तो नीड को क्या किया जाता है भाई, देखो नीड को फुलफिल किया जाता है, एक वर्ड हो गया, नीड को फुलफिल किया जाता है। और नीड को एड्रेस किया जाता है, एक वर्ड ये होता है। और नीड को सप्लाई किया जाता है, एक वर्ड ये हो गया, ज़रूरत को पूरा करना। और नीड को मीट किया जाता है, मीट द नीड ऑफ,
ठीक। नीड या रिक्वायरमेंट के लिए क्या लग सकते हो? फुलफिल द नीड ऑफ, मीट द नीड ऑफ, एड्रेस द नीड ऑफ, सप्लाई द नीड ऑफ, इतनी चीज़ें लगती हैं। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? इसमें से कोई मिल रहा है, मीट, मेट लगा दिया। यहाँ टू लगा है, टू के साथ हमें क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया तो इन्होंने टू मीट, यहाँ मेट लगा दिया, यहाँ मीट्स लगा दिया, यहाँ मीटिंग लगा दिया, यहाँ मीट लगा दिया। अरे यार, आप सब तो एक ही है, हमको और ज़्यादा इतना परेशानी नहीं होना चाहिए था। टू के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो ये हमें मीट लगाना था। चलिए, यहाँ मैंने स्मार्टनेस नहीं दिखाई, ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में तो आपको बता ही दिया ना कि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। वो यहाँ वर्ड की चॉइस नहीं थी, वर्ब के फॉर्म की चॉइस थी, वर्ड तो एक ही दिया हुआ है, ठीक है। कभी कभी होता है, हम भी बड़े खुश हो गए थे कि इतना आसान क्वेश्चन दिया है, तो खुशी में देर हो जाती है, ठीक है, खैर कोई बात नहीं। तो ये हम लोगों ने सेट 5 के 25 क्वेश्चंस कर डाले, ठीक है। और अगला सेट आप लोगों को मिलेगा CHSL का, CHSL का भी 5वां सेट। तो फिर मिलेंगे अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।